हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मैं सोनू सर आपके सामने दोबारा हाजिर हूँ एक नए कंटेंट के साथ में, एक नई वैल्यूज़ के साथ में। दोस्तों, आज हम जो चर्चा करने जा रहे हैं एसएससी स्टेनोग्राफर 2025 बैच के लिए। और इस बैच के अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं, इस बैच में हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। और एग्ज़ाम डेट रहने वाली है 11/12/2024, मतलब जो लेटेस्ट अभी लास्ट एग्ज़ाम हुआ था हम उसी के ऊपर ही चर्चा करेंगे। अभी तक मैंने 16 सेट आपको डिलीवर कर दिए हैं और मैं अब ये आगे की तरफ बढ़ रहा हूँ, सेट नंबर 17 की तरफ बढ़ रहा हूँ मैं। चलिए, तो बिना समय गवाए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ 1 से लेकर मैं पूरा का पूरा इसके अंदर मैं 75 क्वेश्चन में सॉल्व करवा चुका हूँ मैं। और ये जिस डेट को ये एग्ज़ाम हुआ था उस दिन 100 क्वेश्चन आए थे, है ना। 100 में से मैं 75 सॉल्व करवा चुका हूँ और रिमेनिंग मेरे पास में 25 बचते हैं। तो इनको और मैं एक एक करके देख लेता हूँ कि क्या दिया हुआ है क्या नहीं। तो शुरू करेंगे। अ सवाना इज़ अ काइंड ऑफ रोलिंग ग्रास लैंड डॉटेड विद द आइसोलेटेड ट्री एंड श्रब। सवाना क्या होते हैं? हरे घास के मैदान होते हैं जिसके अंदर क्या होते हैं, पेड़ पौधे भी लगे होते हैं, दूर 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 तक लगे रहते हैं। इसमें झाड़ियाँ रहती हैं, ज़्यादातर घास और झाड़ियाँ रहती हैं। द ग्रास लैंड ऑफ ऑस्ट्रेलिया आर नोन एज द बुश। ऑस्ट्रेलिया के जो घास के मैदान है उनको क्या बोला जाता है? उनको बुश बोला जाता है। द ग्रास लैंड ऑफ द प्लेन्स ऑफ द नॉर्थ अमेरिका आर रेफर टू द प्रायरी। और जो नॉर्थ अमेरिका के जो घास के मैदान होते हैं उनको क्या माना जाता है? उनको प्रेरी बोला जाता है। अ वास्ट प्लेन विद द हिल्स एंड फॉरेस्ट आर कॉल्ड सवाना। एक लंबा क्षेत्र जहाँ पर, एक बड़ा क्षेत्र जहाँ पर हिल्स होती हैं, पेड़ फॉरेस्ट होती हैं, उसको क्या बोला जाता है? सवाना बोला जाता है। अफ्रीका हैज़ द डैश सवाना। अफ्रीका के पास में क्या हुआ? क्लेवरेस्ट, हैवीएस्ट, फास्टेस्ट नहीं। अफ्रीका के पास में दुनिया का सबसे बड़ा सवाना का जंगल है। सो ऑप्शन नंबर 1। इन द सवाना ऑफ द अफ्रीका, इन द सवाना ऑफ द अफ्रीका, कहाँ गया? हाँ, इन द सवाना ऑफ अफ्रीका वेट एंड ड्राई टू रीजन। दो तरह के सीज़न होते हैं वहाँ पे, वेट भी होता है, ड्राई भी होता है। द ड्राई सीज़न इज़ शॉर्टर फॉर 2 और 3 मंथ। जो ड्राई सीज़न होता है, सूखा जो समय होता है, 2 से 3 महीने का होता है नियर द इक्वेटर, इक्वेटर के पास में। लॉन्ग फॉर 9 to 10 मंथ नियर द ट्रॉपिकस। लेकिन जब ट्रॉपिकस के पास में पहुँच जाता है तो ये कितना हो जाता है? 9 से 10 मंथ, महीने का हो जाए। लॉन्गर फॉर द 5 to 6 मंथ इन द मेजोरिटी ऑफ द सवाना। और अगर ज़्यादा से ज़्यादा देखा जाए तो सवाना के जो जंगल है वो 5 से 6 महीने क्या होते हैं? बड़े होते हैं। हैवी डाउन पोर्स डैश ड्यूरिंग द वेट सीज़न। बहुत तेज़ बारिश होती है किसमें? वेट सीज़न में, यानी कि गीले के मौसम में जब पानी बरसता है तब बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश होती है वहाँ पर। तो क्या होता है? मेटरलाइज, कॉन्कर का मतलब जीत होता है, पास का मतलब पास हो जाना। ऑकर्स क्या होती है? ऑकर घटित होती है, तेज बारिशें होती हैं कब? वेट सीजन में। एंड इन द ड्राई सीजन वेजिटेबल लाइफ डेवलप्स एक्सेप्शनली क्विकली। और जब सूखा सीजन आ जाता है तब यहाँ पर जो वेजिटेबल्स हैं वो बड़ी तेज़ी से पनपती हैं। सवाना ग्रास राइजेज 2 और 3 मीटर वेयर एज द फॉरेस्ट आर स्पार्स। देखिए, सवाना की जो घासें होती हैं वो इतनी ऊंची हो जाती हैं, काफ़ी 2 से 3 मीटर की ऊंचाई की हो जाती हैं। ठीक है। तो और वहाँ पर जो जंगल होते हैं वो स्पार्स हो जाते हैं, विरल हो जाते हैं। डेंस का मतलब होता है गहरा और स्पार्स का मतलब होता है थोड़ा कम। अब जंगल भी वहाँ पे कम दिखने लगते हैं, यानी बड़े जो पेड़ पौधे होते हैं वो कम दिखते हैं सवाना की वजह से। देयर आर प्लेसेस वेयर देयर आरंट मैनी ट्रीज। यहाँ पर ऐसी भी जगह हैं जहाँ पर बिल्कुल पेड़ पौधे नहीं होते। स्ट्रॉन्ग एवोपरेशन डैश ट्री लीव्स टू फॉल ऑफ एंड bushes एंड grasses विदर ड्यूरिंग द ड्राई सीजन। और देखिए, जब यहाँ पे धूप पड़ती है तो यहाँ पर एवोपरेशन इतना ज़्यादा होता है, यानी वाष्पीकरण इतना ज़्यादा होता है कि जो पेड़ पौधे हैं, जो पेड़ पौधे हैं हमारे पास में, वो क्या करने लगते हैं? देखिए, क्या बोला गया है? एवोपरेशन कॉसेज। जब एवोपरेशन होता है तो रूट नहीं, जड़ नहीं, रीज़न कारण नहीं, सोर्स नहीं, कॉजेज। एवोपरेशन क्या है बेटा? मेरे पास में सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट के साथ में सिंगुलर वर्ब आएगी तो कॉजेज हो जाएगा। तो एवोपरेशन जब होता है, एवोपरेशन क्या करता है? पेड़ के पौधों को, पेड़ की पत्तियों को नीचे गिरा देता है। बुशेस, झाड़ियाँ, झाड़ियाँ हैं, एंड ग्रासेस टू वीथर। और घास भी सूखने लगती है ड्यूरिंग द ड्राई सीजन, यानी सब पानी बरसता है तो बहुत तगड़ेपन से बरसता है, और जब बरसात हो, जब सूखा पड़ता है तो वो भी बहुत तगड़ा होता है। इट फ्रिक्वेंटली स्टार्ट अ फायर। और कभी कभार इतना तेज़ हो जाता है कि कभी कभार इसमें आग भी लगने लगती है। दैट स्प्रेड्स टू लार्ज एरिया, जो लंबे बड़े एरिया में फैल जाती है। एवरीथिंग डैश सो लवली। हर
चीज़ अच्छी लगती है ड्यूरिंग वेट सीजन, यानी जब पानी का मौसम होता है तब हर चीज़ अच्छी लगती है, तो लुक्स हो जाएगा। स्टडीज़ की तो बात ही नहीं है यहाँ पे, गैप्स कोई गैप हो जाता है इसमें, एग्जामिन नहीं। लुक्स, हर चीज़ कैसी दिखाई देती है, बहुत ही अच्छी दिखाई देती है, मनमोहक दिखाई देती है ड्यूरिंग वेट सीजन। ग्रास स्प्राउट्स, नई घास उगने लगती है, पेड़ नए उगने लगते हैं, झाड़ियाँ नई उगने लगती हैं। ब्रशिस टर्न ग्रीन, जो झाड़ियाँ होती है वो हरे में तब्दील हो जाती हैं, एंड सो ऑन, और ऐसा चलता रहता है। टेक अ स्ट्रॉल थ्रू द सवाना टू सी अ, जब आप सवाना से स्ट्रॉल करें, सवाना में थोड़ा सा घूम कर आएँ, तब आपको क्या देखने को मिलेगा? यू सी अ डैश ऑफ एनिमल। तो देखिए आप क्या देखेंगे जब वहाँ पर जाएंगे, तो एरे नहीं देखेंगे, मिक्सचर नहीं देखेंगे, आप क्या देखेंगे? वैरायटी ऑफ एनिमल्स, एनिमल्स की वैरायटी को देखेंगे। वैरायटी ऑफ एनिमल जिसमें क्या क्या मिलेगा? एलिफेंट मिलेगा, जिराफ मिलेगा देखने को, जेब्रा मिलेगा आपको। द सवाना इज़ आल्सो होम टू द लायन, यहाँ पे शेर भी देखने को मिलेंगे, एंड एनिमल किंग, जो रंग जंगल का राजा शेर भी देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 81 पर, और 81 पे क्या दिया हुआ है? शान्स मदर पास्ड अवे अ मंथ हैगो, शान की माता जी एक महीने पहले गुजर गई हैं। फ्रॉम दैट एवरी मूवमेंट हिज लाइफ अंडर वेंट टू द ड्रास्टिक चेंज, तब से उसकी जो जीवन है बहुत ही खतरनाक तरीके से तब्दील हो रहा है। लाइफ बिकम्स डैश, जीवन क्या होता है? बहुत ज़्यादा कैसा हो जाता है उसके लिए? एस्टेसिक, क्या आनंददायक जीवन हो जाता है? माता के गुजरने के बाद में किसी बच्चे का जीवन हैप्पी हो जाएगा क्या? नहीं। किसी बच्चे का जीवन कंफर्टेबल आरामदायक हो जाएगा क्या? नहीं। सेटिस्फैक्ट्री, को उसका जीवन संतुष्ट हो जाएगा क्या? नहीं। इनटॉलरेबल, इनटॉलरेबल का मतलब होता है जिसको आप सहन नहीं कर सके, अनबियरेबल। ठीक है, माता का जो जाने का दुख है वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है। ही वुड ऑफन लॉक हिमसेल्फ, वो अक्सर अपने आप को बंद कर लेता है, हिमसेल्फ डैश इन द रूम, अपने रूम के अंदर अपने आप को क्या कर लेता है? बंद कर लेता है। तो देखिए लॉक के साथ में एक प्रपोजिशन आता है लॉकअप, बंद करना। वो अपने आप को क्या कर लेता है? लॉकअप कर लेता है रूम के अंदर, एंड डिड नॉट कम आउट फॉर आवर्स टुगेदर, वो कई घंटों तक बाहर नहीं निकलता है। दैट वाज अ यूजुअल डे, ये एक साधारण दिन था, अक्सर ऐसा होता था। ही लॉक्ड हिमसेल्फ, उसने अपने आप को बंद कर लिया। व्हेन द डे टर्न इनटू द नाइट, जब दिन रात में बदला, ही डिड नॉट कम आउट, वह दरवाजे से बाहर नहीं आया। हिज एल्डर सिस्टर गॉट एनेक्शियस, उसकी जो बड़ी बहन थी चिंतित हो गई। एंड नॉक्ड एट द डोर, और दरवाजा को खटखटाने लगी। अब दरवाजे को जब खटखटाया उसने, तो कैसा खटखटाया होगा बताइए? दरवाजे को जब वो खटखटा रही होगी, तो क्या सिंसियरली, बड़ी समझदारी से, कॉन्शियसली, समझदारी से खटखटा रही होगी, अनकॉन्शियसली, बेहोशली से, रिलेंटलेसली, रिलेंटलेसली का मतलब क्या होता है? कंटिन्यू, वो क्या करती गई? अब चिंता हो रही है, चिंता की वजह से दरवाजे को कंटिन्यू खटखटाया जा रहा है, तो 81। ठीक है, रिलेंटलेसली। शी स्ट्रगल विद द लॉक ऑफ द डोर, बट वैन शी फेल्ड, शी कॉल्ड समवन पीपल फॉर हेल्प, उसने बहुत कोशिश की दरवाज़ा खोलने की, लेकिन दरवाज़ा नहीं खुला, तो उसने पड़ोस में से किसी को बुलाया। एंड वाइल दोज पीपल वर बिजी इन ब्रेकिंग द लॉक ऑफ द डोर, जब वो लोग अपने दरवाजे जब वो लोग दरवाज़ा तोड़ने में बिजी थे, दे हर्ड द डैश ऑफ द प्रोक्लेन फ्रॉम इनसाइड, उन्होंने एक, प्रोक्लेन का मतलब क्या था? चीनी मिट्टी का बर्तन, है ना, उन्होंने एक बर्तन को नीचे गिरने की आवाज़ सुनी। उन्होंने क्या सुनी? आवाज़ सुनी। क्या रैटलिंग, भगदड़ सुनी? जिंगल, टन की आवाज़ सुनी उन्होंने? स्पिनिंग, स्पिनिंग मतलब कोई फिरकनी की आवाज़ सुनी? नहीं। स्मैशिंग, स्मैशिंग का मतलब होता है धड़ाम से गिरना। तो उन्होंने ये देखा कि कोई चीज़ धड़ाम से गिरी है, उसकी आवाज़ आई। दे ट्राइड हार्ड टू ओपन द डोर, उन्होंने दरवाजे को खोलने की बहुत कोशिश की। एंड अल्टीमेटली सक्सीड, और अंत में वो सफल भी हो गए। ऑन एंटरिंग, अंदर जाने पर, दे फाउंड शान्स बॉडी लाइंग ऑन द फ्लोर, उन्होंने देखा कि शान की बॉडी फ्लोर पर पड़ी हुई है। विद आर्म्स एंड लेग, उसके आर्म्स एंड लेग्स डैश, उसके हाथ पैर पड़े हुए हैं। हिज सिस्टर वंडर्ड हु कुड हैव ब्रोकन द प्लेट, उसको काफ़ी ज़्यादा इस बात का आश्चर्य हुआ कि किसने उस प्लेट को तोड़ा होगा। ऑल शी वेज दैट शान टू रेस्ट इन द पीस एंड मीट देयर डेड मदर, और अंत में सब लोगों ने ये कहा कि भाई जो शान की मृत्यु हो गई है, और वो अपनी माता के, जैसे माता गुजर गई उसी तरीके से ये भी हो गया। देखिए उसने क्या देखा? आर्म्स और लेग्स को कैसे देखा? मोमेंटम, पोल्स अपार्ट, अलग अलग हो गए थे। आउट स्प्रेड, दोनों हाथ पैर कैसे थे? वो उसके अलग अलग पड़े रह गए थे, है ना, दोनों हाथ उस साइड पर, दोनों पैर उस साइड पर, ऐसे ओपन स्प्रेड। ठीक है, तो यही आंसर होगा इसका। 86 पर आते हैं, और क्वेश्चन नंबर 86 में 86 में 86 होना चाहिए क्या? मैं सही हूँ क्या ये? हाँ ठीक है। अच्छा वो एक पैसेज था पूरा, 81 से 85 तक पैसेज था, ठीक है।
तो मैं आपको बता दूं, आपके पेपर में ना 4 क्लोज पैसेज आने वाले हैं। कितने क्लोज पैसेज आने वाले हैं? 4 क्लोज पैसेज आएंगे, और एक क्लोज पैसेज में 5 क्वेश्चन है, तो 5 4 ज़ा 20, 20 मार्क्स के तो आपके क्लोज टेस्ट हो गए ये जो चल रहे हैं। अच्छा, आज जो मैंने तीसरा वाला अब ये है, ये शायद लास्ट वाला है आपके पास में, और इसके बाद में फिर आएगा अनसीन पैसेज। देखिए, बोला गया है सेंचुरीज एगो, कई शताब्दियों पहले आर्यभट्ट वन वाज वन ऑफ द फेमस इंडियन मैथमेटिशियन। आर्यभट्ट भारत के एक फेमस मैथमेटिशियन थे और एस्ट्रोनॉमर थे, डैश विद द कंसेप्ट ऑफ जीरो, जिन्होंने क्या किया था, जीरो का कंसेप्ट बताया था। तो देखो, पास्ट टेंस की घटना है, प्रोपाउंड प्रेजेंट टेंस होता है, प्रोपाउंड्स प्रेजेंट टेंस होता है, हैज़ प्रोपाउंड प्रेजेंट टेंस होता है, प्रोपाउंडेड। प्रोपाउंडेड का मतलब होता है खोज किया उन्होंने जीरो के कंसेप्ट का। द बेस ऑफ द प्रेजेंट डैश सिस्टम, जो आज के किस सिस्टम का हिस्सा है, बताइए किस चीज़ का? न्यूमरोलॉजिकल, न्यूमेरिकल सिस्टम, न्यूमरोलॉजी क्या आता है? न्यूमरल सिस्टम। आज जो नंबर सिस्टम जो हम यूज़ कर रहे हैं वो किसकी देन है? आर्यभट्ट की देन है। ठीक है, विद टाइम। अच्छा, कुछ मिस हुआ मेरे से। अच्छा, 87, कुछ गड़बड़ हुई यहाँ पे मेरे से। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद में विद टाइम, समय के साथ में जीरो बिकेम द स्टेप स्टोन टू डैश सिंप्लीफाइड कंप्यूटेशन। कंप्यूटेशन, समय के साथ में जो जीरो था वो क्या बनता गया हमारे लिए? कंप्यूटेशन का। कई सारे जीरो की हेल्प से हमारे पास में कई सारी कंप्यूटेशन होने लगी, कैलकुलेशन होने लगी। सैडली नहीं आएगा, स्कार्सली नहीं आएगा, मच नहीं आएगा कैलकुलेशंस के लिए। कंप्यूटेशंस प्लूरल है इसलिए मैनी आएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा मैनी। ठीक है, मैनी सिंप्लीफाइड कंप्यूटेशन डैश द वे ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एलजेब्रा। यहीं से क्या हुआ? एलजेब्रा का डेवलपमेंट भी होता है। उन्होंने क्या किया? उन्होंने रास्ता दिखाया, पेविंग द वे। पेविंग द वे का मतलब क्या होता है? नींव रखना या रास्ता दिखाना। उन्होंने रास्ता दिखाया कि किस तरीके से हम एलजेब्रा का डेवलपमेंट करते हैं। एल्गोरिदम्स बनी, कैलकुलस बना। थ्री पिलर ऑफ द मॉडर्न मैथमेटिक्स, देखो एलजेब्रा, एल्गोरिदम, कैलकुलस, ये 3 पिलर हैं मॉडर्न मैथमेटिक्स के। वाइल इवेंचुअली लेइंग द डैश ऑफ कंप्यूटर, और ये अब क्या हो गया? कंप्यूटर का फाउंडेशन बन गया है। अब ये क्या करते हैं? कंप्यूटर में इन तीनों चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, एलजेब्रा, एल्गोरिदम, कैलकुलस की। ठीक है, तो अब इसमें क्या आ जाएगा? फाउंडेशन आ जाएगा। तो हमारा यही फाइनल आंसर होगा 90 का। ठीक, अब आ गए हैं हम लोग कौन से वाले पर? अनसीन पैसेज पर आ गए हैं। और अनसीन पैसेज जो है बहुत ही, पहला वाला पैसेज और दूसरा वाला पैसेज अगर देखा जाए तो पहला वाला पैसेज करीब 200 से 300 शब्दों का आता है, दूसरा वाला पैसेज भी 200 से 300 शब्दों का आता है, और कभी कभी ये 300 से 350 का भी हो जाता है। ध्यान रखिए, एग्ज़ाम में जब आप बैठे तो पहले पैसेज जाके ना करें। अगर आप पहले आपने पैसेज किया तो बहुत सारी चीज़ें ख़राब होने वाली हैं। और आप जानते ही हैं एसएससी फेज़ 13 के अंदर अभी क्या बवाल मचा हुआ है, दिल्ली तक हमारे टीचर्स गए हुए हैं, है ना, और कोई रिज़ल्ट देखने को नहीं मिल रहा। कई सारे टीचर्स की इंसल्ट हो रही है ना, और पुलिस पकड़ के ले गई है। मेरे को तो ये समझ में नहीं आता कि जब कोई राजनेता वगैरह कुछ करते हैं तब ये कहाँ चले जाते हैं। अब जब हम तो अपनी पढ़ाई की बात कर रहे हैं, हम कोई आतंकवादी थोड़ी ना है, हम तो स्टूडेंट है भाई, पढ़ने की बात कर रहे हैं। टीचर, ध्यान रखिए, शिक्षक किसी देश का अच्छा मार्गदर्शक हो सकता है, और किसी देश के लिए वो विध्वंसक भी बन सकता है। तो दोनों बन सकता है वो, है ना। वो क्रिएटर भी हो सकता है और डिस्ट्रक्टर भी हो सकता है। टीचर में दोनों तरह के गुण होते हैं। अभी तो वो क्रिएटर है, तब तक भैया मान लो उसकी बात, नहीं मान रहे तो फिर गड़बड़ में पड़ जाओगे। तो कहाँ से बच्चे पढ़ेंगे जब आप टीचर्स को ही पकड़ोगे, उनको पीटोगे, उनको इंसल्ट करोगे, तो फिर कहाँ से बच्चे को अच्छी नॉलेज मिलेगी? It is not a lip or IV beauty call, but the joint forces full result of it, wrote the Alexander Pope, the English intellectual poet and contemporary of the John Dryden. जॉर्ज ड्राइडन के समकालीन एक बुद्धिमान लेखक थे जिनका नाम था अलेक्जेंडर पोप। उन्होंने लिखा कि ये केवल लिप्स और आइज़ के बारे में नहीं है कि ब्यूटी होती है, लेकिन इसके अंदर एक जॉइंट फोर्स होती है और फुल ऑफ रिजल्ट। जब वो इस फोर्स लिप्स और आइस में जाके मिलती है तब जाके एक सुंदरता निखर कर आती है। द वेरी आइडिया ऑफ द ब्यूटी इज सब्जेक्टिव बिकॉज वी नेवर टेक इट टू द टोटली। देखिए, जो ब्यूटी की जो सुंदरता है, सुंदरता को हम केवल बाहरी सुंदरता मानते हैं, लेकिन हम उसको पूर्ण रूप से नहीं समझ पाते, देख नहीं पाते। ईयर्स एगो, कई वर्ष पहले, वन सा अ पेंटिंग एट एन आर्ट म्यूजियम इन वार्शो पोलैंड। वार्शो पोलैंड के अंदर एक व्यक्ति ने आर्ट म्यूजियम में एक पेंटिंग देखी,
सम अननोन पॉलिश पेंटर मेड इट ड्यूरिंग द वर्ल्ड वार वन के समय किसी अच्छे पेंटर ने उसको बनाया था। एंड इट वॉज अबाउट एन अनड्रेप्ड वुमेन। वो मर गए, ये क्या है? अच्छा, ये जो पेंटिंग थी ना उसमें ऐसा था कि एक ऐसी महिला थी जिसने कपड़े नहीं पहन रखे थे, विदाउट ड्रेस थी वो। एंड हु हैड अ चिजल्ड बॉडी बट नो फेस। उसमें क्या था कि उसके अंदर ना महिला का फेस नहीं बनाया गया था, बाकी पूरी बॉडी बनाई गई थी। ठीक है, कैसा कैसा दे देते हैं, चलो ठीक है। देयर वाज अ कमेंट इन द कॉर्नर ऑफ दैट पेंटिंग, और उसके पेंटिंग के कॉर्नर में एक चीज़ लिखी हुई थी, इम्पोज योर आइडिया ऑफ ब्यूटी ऑन इट एंड थिंक ऑफ अ फेस ऑफ हर। बोला गया कि आपके हिसाब से सुंदरता क्या हो सकती है, एक आइडिया दीजिए और इसका फेस बनाइए कि कैसा फेस हो सकता है। एवरी वन विल विजुअलाइज अकॉर्डिंग टू हिज वन आइडिया ऑफ ब्यूटी। हर किसी ने अपने अपनी समझदारी के अनुसार जो उनको लगा उस सुंदरता के हिसाब से उन्होंने उसका फेस बनाया। दिस इज इंडीड इंट्रिगिंग। और ब्यूटी, स्पेशली फेमिनाइन ब्यूटी, इज ऑलवेज स्टीरियोटाइप एंड रिड्यूस द कॉन्क्रीट टू द अनअल्टर्ड आइडियम्स। देखिए, अक्सर क्या होता है लोगों के हिसाब से सुंदरता का मतलब ये होता है कि एक महिला जिसके जो बिल्कुल फिट फिगर है, जो स्लिम ट्रिम है, हम उसको सुंदरता मान लेते हैं अक्सर, है ना। तो यहाँ पर राइटर वो यही कह रहा है कि जिसने भी उसको बताया बाहरी सुंदरता के हिसाब से बताया। द कोर कंसेप्ट ऑफ द ब्यूटी लाइज इन बीइंग एब्स्ट्रैक्ट। देखिए, जो सुंदरता का जो कोर कंसेप्ट है वो शारीरिक सुंदरता से नहीं है, मानसिक सुंदरता से है। एक व्यक्ति सुंदर जब ही दिखाई देगा जब आपका मन सुंदर होगा। आपका अगर मन सुंदर नहीं है ना, तो आप दुनिया की चाहे किसी भी लड़की को देखिए, आपको ऐसे लगेगा कि वो खराब है। जब आपका मन सुंदर होता है, आप किसी दुनिया के अगर एवरेज फेस वाली लड़की को भी देख रहे होते हैं तो वो भी आपको सुंदर लगने लगती है। तो कुल मिला के मन का फ़र्क होता है, जिसके जैसे विचार होते हैं। कोई केवल बस किसी के हिसाब से केवल स्लिम बॉडी ही सुंदरता है, और किसी के हिसाब से बहुत सुंदर मन सुंदरता होती है। तो कोई सूरत दे दो, देखो अब नीचे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर कुछ लिख दिया राइटर ने, कोई सूरत दे दो कि तराशता हूँ मैं, मेरी तामीर की मिट्टी अभी नर्म है देखो। देखिए, कोई क्या है, सूरत दे दें, यानी अभी भी मैं उस मूर्ति को बना रहा हूँ। और पता नहीं फिर ये यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मेरी तामीर की मिट्टी अभी नर्म है देखो। मेरी तामीर की मिट्टी अभी भी नर्म है, मतलब जो मैं पेंटिंग बना रहा हूँ, या जो भी मैं मूर्ति बना रहा हूँ, उसकी जो मिट्टी है वो अभी भी क्या नर्म है। उस मिट्टी पर अभी भी मैं एक नया चेहरा बना सकता हूँ। गिव मी अ फेस एंड अपीयरेंस, माई क्ले स्टिल वेट। अब देखो इसका मीनिंग क्या हुआ कि मेरा जो है, मेरे को एक चेहरा दे दीजिए। क्यों? क्योंकि मेरी मिट्टी अभी भी नम है, मिट्टी सूख जाएगी तो मैं चेहरा नहीं दे पाऊंगा। द मोमेंट वी ट्राई कॉन्क्रीट एंड क्वान्टिफाई ब्यूटी, इट लॉसेज इट्स ओरा एंड इट्स अपील। देखिए, जिस क्षण में हम केवल शारीरिक सुंदरता को महत्व देते हैं, उसी समय हम उस व्यक्ति के मन की या उसके ऑरा जो आसपास बनता है, जो एनर्जी का जो ऑरा बनता है, उसको खो देते हैं। देर इज़ अ टर्म इन फ्रेंच, फ्रेंच में एक टर्म है, जे ने शाय क्यों, आई डोंट नो वट। ये इसका मीनिंग हो गया इस टर्म का। ठीक है, इसको याद रखना। अब कभी भी ऐसा अटपटा कोई टर्म आए पेपर के अंदर तो बस उस पर ही गारंटेड एक क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा, आप बच नहीं सकते हो। Beauty ought to have this quality that cannot be adequate described and expressed, yet that makes someone or somebody more attractive and interesting। देखिए, सुंदरता एक ऐसी चीज़ है जिसको आप डिस्क्राइब नहीं कर सकते हो, जिसको आप बता नहीं सकते हो प्रॉपर। वो किसी भी व्यक्ति के अनुसार कुछ भी अलग हो सकता है। देखिए, कई बार अक्सर क्या होते हैं कि किसी गर्ल का अनफेयर कलर है, सांवला रंग है, तो लोग क्या करते हैं, उससे दौड़ बाहर भागते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से ऐसा नहीं है। मेरे हिसाब से सांवला कलर भी अच्छा है, बस फेस कट अच्छा होना चाहिए। फेस कट के अलावा व्यक्ति का नेचर अच्छा होना चाहिए। अगर नेचर अच्छा है तो सब कुछ ओके है। ठीक है। और नेचर ख़राब है, अब बाहर से बहुत सुंदर दिख रहे हैं और अंतर मन में मतलब बिल्कुल मैं क्या बोलूँ कि अंतर मन के अंदर बिल्कुल जैसे जलन के भाव हैं, किसी को देखकर खुशी नहीं हो रहे, एटीट्यूड में भी रह रहे हैं। तो अब ऐसी शक्ल का क्या करेंगे जो इतना ज़्यादा, जो इंसान को इंसान नहीं समझे। ब्यूटी इज़ ऑलवेज एन ओपन एंडेड आइडिया। देखिए, ब्यूटी के लिए हमेशा एक ओपन एंडेड आइडिया है, ये कभी, इसकी तारीफ कभी ख़त्म नहीं हो सकती। नाइदर कैन यू बाइंड इट, ना तो सुंदरता को आप बांध सकते हो, कैन यू डिफाइन, ना ही आप इसको डिफाइन करते हो। इट इज़ लाइक लव, इनडेफिनेटेबल, जैसे कि लव को आप व्याख्या नहीं करते उसी तरीके का होता है, येट सो डिज़ायरेबल, और फिर भी बहुत अच्छा होता है। एंड लाइक लव इट कैन ओनली बी फेल्ट,
सुंदरता को केवल महसूस किया जा सकता है और एक्सपीरियंस किया सकता है। यू कैन नेवर अप्रिशिएट इट सुपरफिशियली। आप केवल इसको सतही तौर पर केवल वाहवाही नहीं कर सकते। देन इट बिकम द वाइस्ट्रिक एंड टू क्वाइडेंट। ये फिर केवल क्या हो जाता है, ये अगर बाहरी रूप से अगर आप बताएंगे तो ये किसी तरह की केवल बस एक यात्रा हो जाती है, समुद्री यात्रा के समान। 91 पर आते हैं। क्या बोला गया, द सेंट्रल थीम ऑफ द पैसेज। पैसेज का सेंट्रल थीम क्या था बताइए। ब्यूटी इज इनडेफिनेबल। ब्यूटी, सुंदरता को हम एक्सप्रेस नहीं कर सकते, कैन बी फेल्ट एंड एक्सपीरियंस। यही था इसका ऑप्शन नंबर 1। ठीक है। वन शुड एंजॉय ब्यूटी इन यूथ। एक व्यक्ति को यूथ में ब्यूटी को एंजॉय करना चाहिए, ये नहीं। ब्यूटीफुल वुमेन कैन इंस्पायर अदर। ब्यूटीफुल वुमेन दूसरों को इंस्पायर कर सकती है, नहीं। फिजिकल हेल्थ इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन ब्यूटी। फिजिकल हेल्थ जो है ब्यूटी से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, ये तो नहीं बताया गया इसमें। आपको वर्ड बताना है, एंटोनिम वर्ड बताना है, इंट्रिग्विंग। अच्छा, इंट्रिग्विंग का मतलब क्या होता है बताइए। इंट्रिग्विंग का मतलब होता है जो मन भावन हो, जो मन को अच्छा लगे, इंटरेस्टिंग हो। इंट्रिग्विंग का मतलब क्या होता है, इंटरेस्टिंग होता है। आपको एंटोनिम बताना है इसका। अच्छा, इंटरेस्टिंग का मतलब तो आ ही गया, इंटरेस्टिंग। हिस्टोरिकल का मतलब ऐतिहासिक। बोरिंग का मतलब जो अच्छा नहीं लगे आपको, बोरिंग हो। तो इंटरेस्टिंग का अपोजिट क्या होगा, बोरिंग, यही आंसर है। ग्रिपिंग का मतलब क्या होता है, जो किसी को अपने एंटरटेनमेंट से, एंटरटेनमेंट, ठीक है, मनोरंजन कह सकते हैं ग्रिपिंग, अपने एंटरटेनमेंट से मोह ले किसी को। चलिए क्वेश्चन नंबर 93 पर आते हैं। सिलेक्ट एन अप्रोप्रिएट टाइटल फॉर द पैसेज। पैसेज के लिए आपको एक अप्रोप्रिएट टाइटल बताना है, देख लीजिए। पोइट्स एंड ब्यूटी, ऐसा कुछ है क्या, नहीं। अलेक्जेंडर पोप एंड इट्स ब्यूटी, नहीं। ब्यूटी वोमेन इज इंस्पायरिंग, नहीं। देखिए, ब्यूटी इज व्हाट स्ट्राइक द सोल। सुंदरता वो है जो आत्मा में उतर जाए। ऑप्शन नंबर 1। व्हाट डज द फ्रेंच टर्म जे ने से क्यू मीन्स। जे ने से क्यू मीन्स का क्या था, इस टर्म का मतलब क्या था, तो बहुत ध्यान से सुनिए। देखिए, मैं पेज को थोड़ा सा रिपीट करूंगा, यहाँ पर देखिएगा अगर आप। जे ने से क्यू, ये किस में कन्वर्ट होता है, आई नो नॉट वट, ये इसका मीनिंग होता है। तो यहीं पर देखिए, आई नो नॉट वट। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 विल बी फाइनल आंसर। 95 पर आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, यानी नेगेटिव बताना है, कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है इसके अंदर। ठीक है। ब्यूटी इज लाइक लव, तो ये तो भाई पॉजिटिव बात है, स्टेटमेंट में यही बताया गया था। ठीक है। ब्यूटी इज एन ओपन एंडेड आइडिया, ब्यूटी एक ओपन एंडेड आइडिया, बिल्कुल सही है। वन विजुअलाइजेशन अकॉर्डिंग टू आइडिया ऑफ ब्यूटी, एक व्यक्ति अपने मन के विचारों के अनुसार सुंदरता को गढ़ता है। फिजिकल ब्यूटी इज मोर इम्प्रेसिव देन द इनर ब्यूटी, नहीं भैया, इनर ब्यूटी को ज़्यादा महत्व दिया गया है फिजिकल ब्यूटी की अपेक्षा, तो ये सेंटेंस गलत होता है, यही हमारा फाइनल आंसर। ठीक है। चलिए आगे बढ़ता हूँ। अब एक लास्ट पैसेज और रह गया है, इसको और देख लेते हैं। द यूज़ ऑफ प्लास्टिक बैग हैज़ बीन द कंटेंटियस इशू फॉर मैनी ईयर्स। कई वर्षों से जो है प्लास्टिक बैग का जो यूज़ किया जा रहा है, ये हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा टेंशन वाला काम बन गया है। ऑन वन हैंड, एक तरफ अगर देखें तो दे आर कन्वीनियंट फॉर कैरिंग ग्रोसरी और अदर आइटम्स। ये ग्रोसरी यानी राशन या बाकी सामान को ले जाने के लिए एक सुविधाजनक स्रोत होता है प्लास्टिक। ऑन द अदर एंड, दूसरी तरफ देखें, दे आर द मेजर कंट्रीब्यूटर टू द पॉल्यूशन, और ये पॉल्यूशन के अंदर बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटर भी होता है, पॉल्यूशन भी बढ़ाता है। कैन हैव डिवास्टेटिंग इफेक्ट ऑन द एनवायरमेंट, इनका एनवायरमेंट के ऊपर बहुत बड़ा दुष्प्रभाव पड़ता है। वन ऑफ द मेन कॉज ऑफ द प्लास्टिक बैग पॉल्यूशन इज देयर वाइड स्प्रेड यूज। बोला गया है प्लास्टिक बैग पॉल्यूशन का सबसे बड़ा जो मेन कारण है कि उनका बहुत बड़े स्तर पर प्रयोग किया जा रहा है। दे आर गिवन आउट फ्री ऑल एट मोस्ट एवरी स्टोर एंड आर यूज्ड फॉर जस्ट फ्यू मिनट एंड बिफोर बीइंग डिस्कार्डेड। देखिए, ये एक तो फ्री में मिल जाता है। भाई कैसे फ्री में मिल जाता है, आप दुकान पे गए, आप दुकान पे अपने साथ में जो है कुछ लेके नहीं गए, तो उसने क्या दिया, एक पॉलीथीन आपको दी, पॉलीथीन के अंदर सामान करके दे दिया। इवन बाज़ार में जब मैं सब्जी खरीदने जाते हैं, कई लोग सब्जी खरीदने जाते हैं, तो मैंने देखा वो कपड़े वाला बैग लेके ही नहीं आते, वो तो पॉलीथीन में टमाटर, प्याज, धनिया सब उसी में ले आते हैं, और फिर कुछ समय बाद में पॉलीथीन को फेंकना भी पड़ता है। दिस मीन्स, इसका अर्थ हो गया, देयर आर बिलियन ऑफ प्लास्टिक बैग्स इन सर्कुलेशन ऑफ एनी गिवन टाइम, many of which end up the litters of the on the streets, in the park and in waterways। इसका मतलब यह है कि मिलियंस ऑफ प्लास्टिक बैग है जो हमारे आसपास में सर्कुलेशन में है, और अंततः यह गलियों के अंदर, गली में कचड़े के रूप में मिलते हैं, पार्क्स में मिल जाते हैं, और वाटरवेज में, पानी में भी मिल जाते हैं।
अनदर कॉज ऑफ द प्लास्टिक बैग पॉल्यूशन इज देयर स्लो डिग्रेडेशन। इस प्लास्टिक बैग का एक और कारण हो सकता है, सबसे एक और कारण है स्लो डिग्रेडेशन, कि ये धीरे धीरे समाप्त होता है प्लास्टिक बैग। प्लास्टिक बैग कैन टेक अप 1000 ईयर टू डिकम्पोज। प्लास्टिक बैग को करीब 1000 साल लग जाते हैं पूरी तरह नष्ट होने में, विच मीन्स दे विल कंटिन्यू टू पॉल्यूटेट द एनवायरमेंट फॉर सेंचुरीज टू कम। इसका मतलब ये है कि आने वाली शताब्दियों तक ये पॉल्यूशन रहेगी। आज एक प्लास्टिक को मैं यहाँ डाल दूंगा, 1000 साल बाद में जब मैं जन्म लूंगा तब भी वो प्लास्टिक मेरे को वहीं मिलेगी, है ना। इतना खतरनाक है प्लास्टिक। एंड दिस इज स्पेशली problematic in the oceans where they can harm the marine life and damage the ecosystem। अब भैया ये जो प्लास्टिक है ये कहाँ जाता है, मरीन लाइफ में, यानी मरीन लाइफ का मतलब हो गया जल में रहने वाले जीव जंतु के जीवन में, और उधर पे इकोसिस्टम को डिसबैलेंस करता है। देखिए हम क्या करते हैं, कई बार पॉलीथीन के अंदर कुछ भोजन होता है और पॉलीथीन को पैक करके हम फेंक देते हैं कचरे के अंदर। तो जैसे ही फेंका, उस पॉलीथीन में से जो भी सब्जी या कोई भी खाना था, जैसे वो पॉलीथीन बैग से थोड़ा सा बाहर आता है तो उसकी स्मेल से क्या आती है, बाकी मछलियाँ भी आती हैं। अब मछलियों के हाथ तो होते नहीं है कि पॉलीथीन को खोल सकें, तो वो लालच में क्या करते हैं, मुंह से पॉलीथीन को चबाने लगते हैं, और जब पॉलीथीन को वो चबाते हैं तो पॉलीथीन उनके पेट के अंदर चली जाती है, फिर वो दर्द बनने लगती है। दे कैन हार्म द वाइल्ड लाइफ। क्या बोला गया, द इफेक्ट ऑफ द प्लास्टिक बैग पॉल्यूशन वाइल्ड रेंजिंग एंड कैन डिवास्टिंग। दे कैन हार्म वाइल्ड लाइफ एंड मरीन लाइफ, डैमेज इकोसिस्टम एंड इवन कॉन्ट्रीब्यूट टू द स्प्रेड ऑफ डिजीज। देखिए वाइल्ड लाइफ को भी नुकसान पहुंचा रही है ये, मरीन लाइफ को भी नुकसान पहुंचा रही है, और हमारे जीवन को भी नुकसान पहुंचा रही है। प्लास्टिक बैग्स एंड अप इन द ओशियन एंड कैन टेक मिस्टेकन एज अ फूड बाय द मरीन एनिमल एंड लीडिंग टू द स्टारवेशन एंड सफोकेशन। देखिए क्या होता है, धोखे से जानवर जो है प्लास्टिक बैग को खा लेता है, और जब खा लेता है तो वो क्या करता है, जब उसको भूख लगती है, देखिए खाना है पेट के अंदर ही रखा हुआ, पचा नहीं, और पॉलीथीन को तो पचा नहीं सकते, और पेट के अंदर ही फंस गई है, और अक्सर सफोकेशन के कारण, दम घुटने के कारण जो जलीय जीवन है वो मर जाता है, मछलियाँ मर जाती हैं। दे कैन आल्सो एंटेंगल एनिमल एंड मेकिंग डिफ़िकल्ट फॉर देम टू मूव एंड एस्केप फ्रॉम द प्रेडेटेटर। और कभी कभी ये जो पॉलीथीन है ये क्या करती हैं, जानवरों को फंसा देती हैं। अब मान लीजिए किसी पॉलीथीन बैग के अंदर किसी जानवर का फेस फंस गया है ना, अब वो कोशिश कर रही है, गाय पन्नी को निकालने की निकल नहीं रही, इतने में कोई शिकारी आ गया, उसने गाय के ऊपर अटैक कर दिया, या छोटे हिरन पे अटैक कर दिया। प्लास्टिक बैग कैन आल्सो डैमेज द कोरल रीफ। प्लास्टिक बैग से क्या होती हैं, जो कोरल रीफ्स है ना वो भी नुकसान होता है, एंड वाइटल हैबिटेट्स फॉर मैनी स्पीसीज ऑफ द मैरीन। इन एडिशन टू हार्मिंग द वाइल्ड लाइफ, प्लास्टिक बैग कैन आल्सो इफेक्ट द ह्यूमन हेल्थ। देखिए जलीय जीवन को तो नुकसान पहुंचा ही रहा है, जानवरों के जीवन को भी नुकसान पहुंचा रहा है, और ह्यूमन हेल्थ को भी नुकसान पहुंचा रहा है। प्लास्टिक बैग्स एंड्स अप इन द वाटर वे कैन कंटेमिनेट द ड्रिंकिंग वाटर एंड फूड सोर्सेज, लीडिंग टू द स्प्रेड ऑफ डिजीज। देखिए प्लास्टिक बैग जो हैं जब जल के स्रोत में चले जाते हैं तो वो क्या करते हैं, पीने वाले पानी को प्रदूषित कर देते हैं, भोजन के सोर्स को दूषित कर देते हैं, और फाइनली वो क्या करते हैं, बीमारियों को बढ़ाते हैं। दे कैन आल्सो ब्लॉक द ड्रेनेज सिस्टम को, यानी जहाँ से जल की निकासी होती है उसको भी बंद कर देते हैं, कॉजिंग फ्लड, और बाढ़ के आसार कर देते हैं, अदर प्रॉब्लम्स, और भी प्रॉब्लम कर सकते हैं। जैसे आप देखते हैं गली मोहल्लों के अंदर अक्सर नालियों के अंदर कचरा भरा रहता है, तो प्लास्टिक के अंदर कचरा अड़ जाता है, तो वो नालियाँ क्या होने लगती हैं, ओवरफ्लो होने लगती हैं। अब यही सिस्टम मान लीजिए छोटे स्तर पे तो ना पानी ओवरफ्लो हो रहा है, अगर बड़े स्तर पर अगर मान लीजिए किसी कोई चैम्बर है, कोई नाला है, अगर उसमें बहुत सारी प्लास्टिक इकट्ठा हो गई है और पानी ओवरफ्लो हो रहा है, तो बरसात के समय बहुत गंदा माहौल बन जाता है। टू एड्रेस द प्रॉब्लम ऑफ द प्लास्टिक बैग पोल्यूशन, मैनी सिटीज़ एंड कंट्रीज हैव इम्प्लीमेंटेड द प्लास्टिक बैग बैन्स ओवर फीस। These policies have been effective in reducing the use of plastic bags and in turn reducing the pollution। देखिए क्या बोला गया है कि ये जो प्रॉब्लम है प्लास्टिक बैग की, पोल्यूशन की प्रॉब्लम है, ये सभी जगह पर फैली हुई है, और हम इसको बैन करना चाहते हैं, इसको बंद करना चाहते हैं, तो इसके लिए हमको कुछ ना कुछ कदम उठाने पड़ेंगे। कंज्यूमर कैन टेक एक्शन बाय चूजिंग टू ब्रिंग द रीयूजेबल बैग व्हेन शॉपिंग। देखिए कस्टमर्स को चाहिए, क्या कंज्यूमर्स को चाहिए कि वो इस तरह के बैग लेकर आएँ जो रीयूजेबल हो। जैसे अक्सर जब मेरी मम्मी या मैं कभी बाजार जाते हैं सब्जी लेने के लिए, तो हम अपने साथ में एक कपड़े वाला बैग लेकर जाते हैं। कोशिश यहाँ तक होती है कि वो कपड़े वाले बैग के अंदर ही खान सब्जियाँ आएँ। अगर कोई पॉलीथीन वगैरह देता है, जहाँ तक हो सकता है हम इग्नोर करते हैं, अगर कोई रास्ता ही नहीं है तो फिर पॉलीथीन ही सही है फिर। ऑन बाय यूजिंग द पेपर बैग इंस्टेड ऑफ द प्लास्टिक बैग। अब आजकल पेपर बैग्स भी आ गए हैं,
प्लास्टिक बैग की जगह। लेकिन एक प्रॉब्लम है, प्लास्टिक बैग क्या होता है, सस्ता पड़ता है, लेकिन पेपर बैग क्या पड़ता है, महंगा पड़ता है। मॉल वगैरह में जब आप जाते हो शॉपिंग करने तो मॉल वाले आपको पेपर बैग देते हैं, जिसकी कॉस्ट वो उसी के अंदर इंक्लूड कर लेते हैं, है ना। तो ये थोड़ा महंगा है। अगर पेपर बैग सस्ते होने लगे प्लास्टिक बैग की तरह, यानी पॉलीथीन की तरह सस्ते होने लगे तो ठीक है। इन कंक्लूजन, अगर कंक्लूजन देखें, द यूज ऑफ द प्लास्टिक बैग्स हैव सीवियर कॉन्सिक्वेंसेज ऑन द एनवायरमेंट एंड द ह्यूमन हेल्थ। मानव की हेल्थ पर और एनवायरमेंट पर प्लास्टिक बैग के कई सारे दुष्प्रभाव होते हैं। द कॉज ऑफ द प्रॉब्लम इज वाइड स्प्रेड। इस प्रॉब्लम का जो कारण है बहुत सभी जगह पे फैला हुआ है। यूज एंड स्लो डिग्रेडेशन ऑफ द प्लास्टिक बैग्स वाइल इफेक्ट द वाइड रेंजिंग एंड कैन बी डिवास्टिंग। देखिए इसका जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है इसकी कि एक तो ये डिग्रेडेड, यानी डिग्रेड का मतलब क्या होता है, गलना। तो ये बहुत स्लो प्रोसेस है कि बहुत स्लो प्रोसेस में ये गलता है। 1000 वर्ष लेता है ख़त्म होने में प्लास्टिक, और इसका दुष्प्रभाव बहुत ज़्यादा है। टू मिटिगेट दिस इफेक्ट, मिटिगेट का मतलब होता है कम करना, इस प्रभाव को कम करने के लिए इंडिविजुअल एंड गवर्नमेंट कैन टेक एक्शन सच एज इम्प्लीमेंटिंग प्लास्टिक बैग बैन्स। इसके प्रभाव को कम करने के लिए सरकार को ऐसे कदम उठाने चाहिए कि प्लास्टिक बैग को बैन करना चाहिए। चूजिंग टू यूज रीयूजेबल प्लास्टिक बैग्स एंड इंस्टेड ऑफ द प्लास्टिक बैग्स। देखिए ऐसे प्लास्टिक बैगों का यूज़ करना चाहिए, ऐसे बैग्स का यूज़ करना चाहिए पेपर बैग का, जिनका प्रयोग हम दोबारा से कर सकें प्लास्टिक बैग की जगह पर। अब देखिए क्वेश्चन पर आइए 96 पर। अकॉर्डिंग टू द पैसेज के अनुसार विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इफेक्ट ऑफ द प्लास्टिक बैग ऑन एनवायरमेंट। इस पैसेज में से इनमें से कौन सा प्लास्टिक बैग का पॉल्यूशन का प्रभाव एनवायरमेंट पे नहीं है, यानी नेगेटिव बताना है आप, ठीक है। कंटेमिनेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड फूड सोर्सेज। कंटेमिनेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर पानी को प्रदूषित करता है और फूड सोर्स को भी प्रदूषित करता है, सही बात है, ये तो पैसेज में ही थी। हार्म टू द वाइल्ड लाइफ एंड मरीन लाइफ, मरीन लाइफ को नुकसान पहुंचा रहा है और वाइल्ड लाइफ को नुकसान पहुंचा रहा है। एयर पोल्यूशन की कहीं चर्चा नहीं थी, तो ये माइनस है, टॉपिक में नहीं था ये। डैमेज टू इकोसिस्टम को डैमेज कर रहा है, ये प्लस है। तो जो प्लस है वो सब टॉपिक के अंदर थे, जो माइनस है वो नहीं था, तो इसी को रखना है ऑप्शन नंबर 3। 97 पर आ जाइए, क्या बोला गया, व्हाट इज द मेन कॉज ऑफ द प्लास्टिक बैग पॉल्यूशन। प्लास्टिक बैग पॉल्यूशन का मेन कारण क्या है। देयर इजी डिकम्पोजिशन, आसानी से ये गल जाते हैं, नहीं आसानी से तो नहीं गलते, गलत। लॉट्स ऑफ प्रॉपर डिस्पोजल मेथड, इसके अंदर कई सारे डिस्पोजल मेथड का यूज़ करना पड़ता है। इसमें कोई मेथड्स की तो चर्चा थी नहीं, केवल ये बोला गया था 1000 वर्ष में गलते हैं, लेकिन ये प्रोसेस नहीं बताया कि कैसे गलते हैं ये, ठीक है। देयर वाइड स्प्रेड यूज़ ऑफ स्लो एंड डिग्रेडेशन, इनका जो है बड़े स्तर पे यूज़ किया जाता है और ये धीरे धीरे गलती हैं, तो यही बात सही है प्लास्टिक बैग के बारे में। केयरफुल रिसाइकलिंग, इनको प्रॉपर रिसाइकल किया जा सकता है, ऐसी रिसाइकल की कोई बात नहीं कही गई है। एंटीनिम बताना है वर्ड का आपको, कंटेमिनेटेड। कंटेमिनेटेड का मतलब हो जाता है किसी चीज़ को दूषित कर देना, पॉल्यूटेड कर देना या झूठा कर देना, ठीक है। एक्सट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को निकालना। एक्सट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को निकालना किसी में। प्योरीफाई शुद्ध करना। कलेक्ट का मतलब इकट्ठा करना, और पॉल्यूट का मतलब होता है दूषित करना। तो देखिए ये दूषित करना, दूषित करने का अपोजिट बताना है प्योरीफाई, यही आंसर लगेगा ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 99 पर आते हैं। द कॉज एंड इफेक्ट ऑफ द प्लास्टिक बैग पॉल्यूशन, क्या बोला गया, टाइटल बताना है आपको। तो टाइटल में क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 ही सही है। प्लास्टिक बैग्स का पॉल्यूशन का क्या प्रभाव पड़ता है, यही हमसे पूछा गया, बाकी नहीं है। आइडेंटिफाई द स्ट्रक्चर ऑफ द पैसेज। अच्छा मैं आपको एक चीज़ याद दिला दूं, अभी करवा रहा हूँ 100 वाला भी। रोजाना रात को 8 बजे हम आपके लिए एसएससी स्टेनो का पेपर सेट लेकर आते हैं, और रोजाना रात को 9 बजे हम एसएससी सीजीएल का पेपर सेट आपके लिए लेकर आते हैं यूट्यूब पर। मेरी सारी क्लासेस फ्री हैं, मैं इसके अंदर कोई चार्ज नहीं कर रहा हूँ। पेपर सेट मैं वही करा रहा हूँ जो एग्ज़ाम में आया हुआ है, वही पैटर्न के क्वेश्चन कराता हूँ जिस पैटर्न के क्वेश्चन आते हैं। इधर उधर की हवाबाजी मेरी क्लास के अंदर आपको नहीं मिलेगी। जितना पढ़ना ज़रूरी है और जितना पढ़ाना ज़रूरी है बस उतना ही किया जाता है। आइडेंटिफाई द स्ट्रक्चर ऑफ द पैसेज, पैसेज का स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई करना है। क्रोनोलॉजिकल का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज़ काफ़ी सीक्वेंस में चले, टाइम के सीक्वेंस में चले, ऑर्डर में चले। डिस्क्रिप्टिव का मतलब होता है कि काफ़ी डिटेल में उसके बारे में वर्णन किया जाए। कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट, तुलना करना और विरोध करना, तुलना और विरोध तो ये तो नहीं हो सकता है। क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण करना,
प्लास्टिक के विभिन्न प्रकार बताए थे क्या? नहीं, यहाँ तो प्लास्टिक प्लास्टिक चल रहा था। क्रोनोलॉजी कोई समय के अनुसार कोई घटना बताई गई थी? नहीं, केवल एक ही बसता है डिस्क्रिप्टिव। इसके अंदर प्रॉपर डिटेल में बताया गया था कि प्लास्टिक के नुकसान क्या क्या है। ठीक है बेटा, तो आई होप बेटा आपको मेरा पढ़ाना पसंद आया होगा। अगर पढ़ाना पसंद आया है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। दोस्तों मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंटेंट के साथ में, तब तक के लिए सारे बच्चों को बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद।